सो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो तीसरा लेक्चर होगा। उससे पहले हमने दो लेक्चर्स स्टार्ट किए थे। एक था मीनिंग ऑफ आइया, स्कोप ऑफ आइया एंड नेचर ऑफ आइया। उसके बाद हमने कल दूसरा लेक्चर किया था नेशन स्टेट सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। आज हम फॉर्मली जो है थ्योरीज की तरफ जाएंगे। तो थ्योरीज में सबसे पहले हम किस तरफ जाएंगे? तो थ्योरीज में सबसे पहले हम रियलिज्म की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो उससे पहले जो कल मैंने आपसे एमसीक्यूज शेयर किए थे तो आपने किए भी होंगे। तो सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं कि which is a political unit with a governance system controlling a territory and its inhabitants। तो पॉलिटिकल यूनिट से ही आप एक माना उखस कर सकते हैं कि ये एक स्टेट है। नेशन में क्या होता है कि एक इमोशनल एलिमेंट होता है which denotes a common ethnic and cultural identity shared by single people। उसमें इमोशनल, कल्चरल, लिंगुअल, रेशियल जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, नेशन स्टेट, नेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। तो इस पे आते हैं कि इस पाकिस्तान है नेशन स्टेट। तो बिल्कुल पाकिस्तान नेशन स्टेट है क्योंकि इसमें डिफरेंट नेशंस मिला के, ठीक है, एक स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर, ठीक है, और कल्चरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज को फ्यूज किया गया। उसके आगे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज साइंड इन 1648। यस। कल हमने मैकियावेली का जिक्र किया था, जैसे बोर्डिन, ग्रोटियस। तो मैकियावेली का एक मशहूर बुक है, ठीक है, उसके बारे में कल हमने थोड़ी स्टेटमेंट भी वहां से जो है डिस्कस की थी कि अ बुक द प्रिंस इज रिटन बाय मैकियावेली। ये एमसीक्यूज आते रहते हैं पेपर में। उसके अलावा आगे अगर हम देखें कि व्हिच अप्रोच आइडेंटिफाइज नेशन स्टेट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड क्वांटिफाइबल एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो इसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच इमोशनल ग्राउंड्स पे होती है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गई। तो यहाँ पे वो सब्जेक्टिव अप्रोच आ गई कि व्हिच अप्रोच व्यूज नेशन स्टेट एज अ सेट ऑफ इमोशनल, आइडियोलॉजिकल एंड पेट्रियोटिक फीलिंग्स बाइंडिंग पीपल। तो इसमें फीलिंग्स, इमोशंस की बात आ जाती है, तो क्या हो गई, ये सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई। उसके अलावा ऑल स्टेट्स ऑफ सॉवरेन इक्वल। यस, बिल्कुल ऑल स्टेट्स ऑफ सॉवरेन इक्वल, ट्रू है ये। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन इन आर्टिकल 10 ऑफ Montevideo कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट। आर्टिकल 10 नहीं है, आर्टिकल 1 है। आगे आएंगे तो द आर्टिकल 1 ऑफ द Montevideo कन्वेंशन इंक्लूड्स क्राइटेरिया, परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट कैपेसिटी टू इंटर रिलेशन। कहने का मकसद ये है कि आगे आर्टिकल 1 दिया हुआ है, उससे पहले आर्टिकल 10 की। तो कब अक्सर ऐसा होता है कि आपको एमसीक्यूज दिया गया होता है, उसका आंसर आगे भी होता है, तो इसीलिए आप गलत एमसीक्यूज करने से पहले पूरे पढ़ के जाएं, ताकि आपको आगे पीछे अंदाजा हो जाएगा कि आपका सही जवाब क्या है। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके कम से कम गलत एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। Coming towards the third lecture, that is about realism and न्यू रियलिज्म। ठीक है, न्यू रियलिज्म का जो दूसरा नाम है वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी है। वो क्यों है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो रियलिज्म की तरफ आते हैं सबसे पहले कि रियलिज्म है क्या चीज। तो रियलिज्म को डिस्कस करते हैं थ्यूसिडाइड्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है। थ्यूसिडाइड का एक बुक है कि हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी बिटवीन अथेंस एंड ग्रीक। ठीक है। ये दो ग्रीक, अथेंस एंड स्पार्टा, ये दो ग्रीक नेशंस थी, तो इनके बीच में हुई थी। तो ये उस बुक में कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर व्हिच हैज रूट्स इन ह्यूमन नेचर। ये क्रिटिसिज्म किसको करता है, ह्यूमन नेचर को करता है, कि ये इंसान, बल्कि ह्यूमन के अंदर है, क्या अंदर है, एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर। तो कहने का मकसद ये क्रिटिसिज्म किसके ऊपर करता है, ह्यूमन नेचर के ऊपर करता है। तो हम जितनी भी बात करेंगे कि यहाँ से पता लगता है कि दूसरे कंट्री की सॉवरेंटी दूसरे मुल्क के ह्यूमन नेचर के हिसाब से चल रही है। मतलब जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं ये ह्यूमन नेचर उसका
मेन रीजन है। जस्टिस, लॉ, सोसाइटी, वेदर हैव नो प्लेस और सर्कमस्क्राइब। तो कहने का मकसद कि ये जो लॉज हैं, सोसाइटी है, जस्टिस है, उनकी कोई भी जगह नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जस्टिस है, लॉ है, सोसाइटी है, उसकी कोई जगह नहीं, जहाँ उसकी लिमिटेड जगह है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि सारा जो झगड़ा है वो ह्यूमन नेचर का है। और ह्यूमन नेचर क्या करती है? रिप्लेस करती है जस्टिस को, लॉ को, सोसाइटी को। मतलब आप कहते हैं ना कि ये जो यूएन है, यूएन क्या कर रही है? इराक पे हमला हो रहा है। तो ये सारी चीज ह्यूमन नेचर, अगर रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो। एक और मैं इस वक्त बात करूं, जो आम साइंस होती है ना, तो उसमें तो हमारा कंसेंसस बिल्ड हो जाता है कि ये चीज ऐसे है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस पे 100% कंसेंसस है साइंटिस्ट्स का। बट सोशल साइंसेस में क्या होता है कि कंसेंसस डेवलप नहीं होता। उसमें डिफरेंट राय होती है, अप्रोचेस होती हैं, थ्योरीज होती हैं। अगर हम रियलिज्म के अप्रोच में देखें तो हमें यह लगता है कि ये जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये किसकी वजह से हैं? ये ह्यूमन नेचर की वजह से हैं। ठीक है। और थॉमस होब्स ने एक बुक लिखा था, लेविएथन। लेविएथन की अगर लिटरेरी मीनिंग आप देखें तो इसकी मीनिंग है मॉन्स्ट्रस और ऑफ इनॉर्मस साइज। ये एक सी क्रिएचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव एन insatiable lust for power, which is similar to the condition of वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये भी क्रिटिसिज्म करता है सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन नेचर पे। वो कहता है कि ह्यूमन नेचर के अंदर है कि इनसेटाबल लस्ट फॉर पावर। ठीक है। तो कहता है कि इसी वजह से हर एक को खौफ होता है, फुल ऑफ फियर, वरी अबाउट वायलेंट डेथ। इस वजह से वो क्या करता है कि अपनी सर्वाइवल के लिए दूसरे पे अटैक करता है। ठीक है। इसी तरह रूसो है, उसने अपने बुक द स्टेट ऑफ वार में उसने भी एक पर्सपेक्टिव लिया है। वो थोड़ा न्यू रियलिस्टिक व्यू है, उसको भी आगे पढ़ते हैं। कि कहता है कि इट इट इज नॉट ह्यूमन नेचर बट द एनार्किकल सिस्टम दैट फोस्टर्स फियर, जेलेसी, सस्पिशन एंड इनसिक्योरिटी। इसके कहने का मकसद कि ह्यूमन नेचर नहीं, जैसे थॉमस होब्स था, या उससे पहले मैकेवली था, या दूसरे और भी थे, या थ्यूसिडाइड था। वो ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज करते थे। ये ह्यूमन नेचर को कभी क्रिटिसाइज नहीं करा। ये कहता है कि ह्यूमन नेचर नहीं। ठीक है। कौन सी चीज है? एनार्किकल सिस्टम है, जिसकी वजह से फियर, जेलेसी, सस्पिशन एंड इनसिक्योरिटी होती है। उसके अलावा फ्रेडरिक मेनिक है, वो कहता है कि ये जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। रीजन डाइट, रीजन ऑफ द स्टेट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कंडक्ट। स्टेट क्या चाहती है, वही मेन प्रिंसिपल होता है किसी के कंडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, किसी को वार में जाने का रीजन है या नहीं है, ठीक है, वही रीजन होगा कि वो कोई ना कोई कंडक्ट करेगी, वही प्रिंसिपल होगा। वो कहती है कि it tells the human, it tells the statement what to do to preserve the health and strength of the state। मतलब रीजन डाइट क्या करता है कि वो स्टेट्समैन को बताता है कि अपनी स्टेट के सर्वाइवल के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। तो अब कहने का मकसद कि डिफरेंट
जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है। तो हम किसी एक डेफिनेशन पे कभी भी हमारा कंसेंसस नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ स्टेट पे अगर हम बात करें कि रियलिस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड द वे रियली इट इज रादर देन हाउ वी विश टू सी इट। तो रियलिस्ट की यही अप्रोच होती है। अक्सर रियलिस्ट के बारे में मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ वो वार मॉन्गर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। रियलिस्ट सिर्फ वार मॉन्गर्स नहीं है। रियलिस्ट क्या है, रेशनल थिंकर्स होते हैं। वो कहते हैं जैसी दुनिया दिख रही है उसको उसी तरीके से परसीव करें। ये नहीं कि आप कैसी दुनिया देखना चाह रहे हैं उस हिसाब से एक्शन लेंगे तो आप रिप्लेस किए जाएंगे, आप मारे जाएंगे, आप वो गेम्स हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे दुनिया है उसको उस तरीके से देखो, ठीक है। The survival of a state cannot be guaranteed because use of force culminating in war is a legitimate instrument of statecraft, ठीक है। के कहने का मकसद फोर्स जो है ना इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, लेजिटमेट इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेट क्राफ्ट का। आपको फोर्स रखनी पड़ेगी, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ स्टेट के लिए। फॉर सर्वाइवल स्टेट लीडर्स मस्ट डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ट्रेडिशनल मोरालिटी। आपको यहाँ पे मोरालिटी काम नहीं आएगी कि यहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप उसको डिस्टेंस रखें। अगर आपको सर्वाइवल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसराइल ने उस इराक पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके वहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तबाह कर दिया था इराक का। तो कहने का मकसद अगर वो इस ट्रेडिशनल मोरालिटी को रखते कि नहीं भाई हमें नहीं करना चाहिए, वहां पे जानों का नुकसान हो सकता है, तो उनकी अपनी जो है सर्वाइवल थ्रेट में हो सकती थी अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे तो रियलिज्म अबाउट ह्यूमन नेचर पे हमने बात पहले भी की कि मैकियावेली ने जिक्र किया अपने बुक द प्रिंस में, मेन और अनरेगुलेटेड, फिकल, ग्रीडी फॉर ग्रेन, ठीक है। तो ये सिर्फ ह्यूमन नेचर को और मेन को क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरह लेविएथन भी मेन को क्रिटिसाइज करता है। उसने अपने बुक में अगर हम देखें कि एथेंस एंड स्पार्टा हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, तो उसमें भी यही होता है। इसमें होता क्या है असल में, अथेंस एंड स्पार्टा में क्या होता है कि इनमें से एक नेशन क्या करती है कि वो पावर गेन करती है, ठीक है। तो दूसरी स्टेट जो होती है स्पार्टा, उनको ये फील होता है कि यार ये अथेंस वाले तो पावर गेन कर रहे हैं, तो पता नहीं लग रहा वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए कर रहे हैं या अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो सिक्योरिटी डिलेमा हो गई, ठीक है। अब सिक्योरिटी डिलेमा में आ गए तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि स्पार्टा ने एथेंस पे अटैक किया, ठीक है। तो ये था कि उनको अपनी सर्वाइवल खतरे में आ रही थी कि अगर एथेंस पावर हासिल कर लेंगे तो हमारी सर्वाइवल क्या होगी, खतरे में पड़ जाएगी। तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रीएम्प्टिव। अगर वो ट्रेडिशनल मोरालिटी को पकड़ते वो क्या कर पाते, नहीं। तो अपनी सर्वाइवल के लिए क्या करना होता है, आपको ट्रेडिशनल मोरालिटी को अलग करना होता है, डिस्टेंस करना होता है, अपनी सर्वाइवल का सोचना होता है। क्योंकि यहाँ पे 15 कोई नहीं है कि आप डायल करेंगे पुलिस आ जाएगी, नो सेल्फ हेल्प डायल बटन। तो यहाँ पे आपको खुद करना है। पहले ही हमने कहा कि स्टेट्स आर सॉवरेन इक्वल, तो हर स्टेट अगर आप इंडिपेंडेंट है तो उसको अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ खुद ही कुछ करना होगा। तो 3 कोर एलिमेंट्स हैं रियलिज्म के, स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ है। स्टेटिज्म में क्या होता है, ये स्टेट सेंट्रिक अप्रोच यूज करती है। स्टेट के अलावा ये कुछ सोचती ही नहीं है, सिर्फ स्टेट 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 स्टेट। दूसरा, ये सर्वाइवल पे फोकस फोकस करती है, कहती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव पावर, जितना आपके पास पावर होगा उतना ज्यादा आप सर्वाइव कर सकेंगे। इसके मुताबिक कि वीकर स्टेट्स विल ज्वाइन अलायंसेस टू अचीव बैलेंस ऑफ पावर। तो वो भी पावर गेन करने के लिए या एक टिल्ट को बैलेंस करने के लिए वो ये करेंगे, ठीक है। सेल्फ हेल्प, नो इमरजेंसी डायल लाइक इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, के कोई भी यहाँ पे इमरजेंसी बटन नहीं, ठीक है। तो कहने का मकसद कि जैसे पाक इंडिया 1970 वार हुई, जैसे जिसमें हम फॉल ऑफ ढाका हुआ, उस वक्त पाकिस्तान ने 5 से 6 और 13 दिसंबर या 15 दिसंबर को रिजोल्यूशन मूव कराना चाहिए, तो रशिया ने सब डिक्लाइन कर दी। तो मतलब कोई भी आपको रेस्क्यू नहीं करने आता इंटरनेशनल सिस्टम में। आपको क्या करना होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए।
और उसके अलावा क्लासिक टाइप्स ऑफ रियलिज्म पे अगर हम जाएं कि कौन कौन से रियलिज्म के मतलब पीरियड्स हैं, तो सबसे पहले क्लासिकल रियलिज्म है, ठीक है, जो ह्यूमन नेचर वगैरह पे क्रिटिसिज्म करते हैं। उसके बाद आते हैं हेंस्टे मॉर्गेंट वाले जो मॉडर्न रियलिज्म, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो न्यू रियलिस्ट है 1979 टू 1998। वो जिक्र करते हैं कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म वाले क्या कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चर पे क्रिटिसाइज करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इज एनार्की, के ह्यूमन नेचर नहीं बट दुनिया का स्ट्रक्चर इसी तरीके से है कि वो इनसिक्योरिटी क्रिएट कराता है और सर्वाइवल ऑफ स्टेट्स थ्रेट में आ जाती हैं। तो इसमें ऑफेंसिव रियलिज्म पे आ जाती है और डिफेंसिव रियलिज्म पे आ जाती है, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। और उसके आगे आता है न्यू क्लासिकल रियलिज्म, इनको भी आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं कि ये जो 20वीं सेंचुरी की जो क्लासिकल रियलिज्म है वो क्या करती है कि इंटरनेशनल एक एक को पढ़ती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ पावर की स्ट्रगल है, ठीक है, हमने पहले भी इसको टच किया हुआ है। वो कहता है कि उस पावर का जो पर्पस है या पैटर्न है वो 3 रीजंस पे है, ठीक है। वो 3 रीजंस कौन से हैं? वो कहता है यहाँ तो स्टेट्स अपना जो पावर होता है उसको मेंटेन करने के लिए पावर गेन कर रही होती है, ठीक है, कि भाई वो मेरा पावर मेंटेन रहे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है अपनी हेजेमोनी को, मतलब अपने कंट्रोल को, अथॉरिटी को दिखाने के लिए वो क्या कर रही है, पावर गेन कर रही है, ताकि वो स्टेटस को बाकी दुनिया उससे नीचे रहे वो मेंटेन करती है। दूसरा, टू इंक्रीज पावर, कि अपनी पोजीशन को वो क्या करते हैं कि आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, टू डेमोन्स्ट्रेट पावर, एक प्रेस्टीज होता है कि आप ताकतवर हैं, आपको दुनिया सुनती है, फिर आपको एक्शंस का इन्फ्लुएंस होता है दूसरे के ऊपर, आप दूसरे की फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल इन न्यू रियलिज्म की तरफ, कि हम इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्यों कहते हैं। पहले भी मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म हम इस वजह से कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पे क्रिटिसाइज करता है, ये जो ह्यूमन नेचर पे क्रिटिसाइज नहीं करता। ये कहता है कि ये जो दुनिया का सिस्टम है इसमें हायरार्किकल सिस्टम नहीं है, ये एनार्किकल सिस्टम है, इसी वजह से ही दुनिया में मसले हैं, ठीक है। ये थ्योरी दी थी किनीथ वाल्स ने, थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो उसमें इसने इसका जिक्र किया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये कहता है कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म एज अ डोमिनेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डोमिनेंट थ्योरी कहने का मकसद ये है कि यही सही तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है, सही उस तरीके से प्रेडिक्ट करती है, और यही कन्फ्लिक्ट्स को, कोऑपरेशन को सही मीनिंग देती है और स्टडी करती है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि वो कहता है कि ये डोमिनेंट थ्योरी है। रियलिस्ट कहते हैं कि हमारी थ्योरी डोमिनेंट है, लिबरलिस्ट कहते हैं कि हमारी थ्योरी डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि हमारी थ्योरी ज्यादा एक्यूरेटली ये जो स्टेट रिलेशंस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोऑपरेशन हैं, उनको अच्छे तरीके से क्या करती है, स्टडी करती है और सही तरीके से इन्फर करके कंक्लूजन ड्रॉ करती है। तो इनके कहने का मकसद ये होता है। तो न्यू रियलिज्म ऑलरेडी हमने स्टडी किया कि डस नॉट ब्लेम ह्यूमन नेचर व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। वो सिर्फ स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हैं। रियलिस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज करते हैं कि इंसान बुरा है, उनमें मोरालिटी नहीं है। ये कहते हैं इंसान बुरा नहीं है, ये दुनिया का सिस्टम ऐसा है। हम कहते हैं ना कि लोग करप्शन कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा है, तो ये सिस्टम पे क्रिटिसाइज करता है। कल्प्रिट फैक्टर्स इसके मुताबिक कौन से सिस्टम है, ये कहता है एनार्की है। दूसरा, लेक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल कंट्रीज सॉवरेन इक्वल है। वो खुद कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। ये जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सब इक्वल है, ठीक है। कोई किसी के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकता, अगर थोड़ा बहुत अथॉरिटी कोई नहीं रखता बट थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रखता है अपने पावर और अपने वैल्यूज की वजह से, अदरवाइज कोई किसी का जो है सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। ऑल आर इक्वल, सेम लाइन इन सेम पोजीशन। तो जब सेम पोजीशन में होगी तो कोई किसी की नहीं सुनेगा, हर जो है अपने आप को बड़ा समझेगा, तो एनार्किक वर्ल्ड सिस्टम तो होगा ना फिर। न्यू रियलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ये 3 और पॉइंट्स पे फोकस करता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, ये कहता है कि हायरार्किकल है या एनार्किकल है। एनार्किकल सिस्टम में कभी भी वो नहीं हो सकता।
डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इसके मुताबिक के डेमोक्रेसियों या ऑटोक्रेटिक सब एक तरीके से बिहेव करते हैं, और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, ठीक है। और ये पावर की बात नहीं करता, जैसे रियलिज्म पावर, ये कैपेबिलिटीज की बात करता है, ये थोड़ा उसको ब्रॉड ब्रॉड मतलब पिक्चर से देखता है। हम उसको आगे पढ़ते हैं कि कैपेबिलिटीज में क्या क्या चीज आ जाती है, ठीक है। ये कहता है कि जो स्टेट का जो कंडक्ट है वो 3 तरीकों से डिटरमाइन होता है, कि अगर देखेंगे उसका सिस्टम हायरार्किकल है, स्टेट का तो हायरार्किकल है, ठीक है, एनार्किकल वहां पे हो ही नहीं सकता, एक निज़ाम है, सब लोग ऐसे थोड़ी कहेंगे हम इंडिपेंडेंट हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, वो ये कहता है कि अंदर डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, सब यूनिट्स मतलब स्टेट्स का एक ही बिहेव होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, कहता है कि कैपेबिलिटीज से फर्क पड़ता है, कौन ताकतवर है कौन नहीं है, उससे इनके बिहेवियर में चेंजिंग आती है, ठीक है। ये कहता है कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज और पावर अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ स्टेट, बात सारी है बिहेवियर ऑफ स्टेट पे, ठीक है, कि एवरी स्टेट यूजेस फोर्स टू एडवांस इट्स इंटरेस्ट। वो हमें पता है कि फोर्स से क्या होता है कि आपके अंदर एक वो अथॉरिटी आ जाती है, इन्फ्लुएंस आ जाता है। मैंने पहले ही कहा कि आप किसी के ऊपर अथॉरिटी तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं थ्रू योर फोर्स एंड थ्रू अदर पैरामीटर्स। जैसे एथेंस वर्सेस स्पार्टा में वार हुई थी, ठीक है। जर्मन्स एनेक्सेशन ऑफ सुडेटनलैंड, वर्ल्ड वार 2 से पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज के बाद जो हिटलर का जर्मनी था उसने कब्जा किया था सुडेटनलैंड पे। अगर पावरफुल कंट्री नहीं होता तो आप मुझे बताएं कि सुडेटनलैंड पे कब्जा कर सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी ही डिटरमाइन करती है बिहेवियर ऑफ द स्टेट की। अगर इसके पास ज्यादा पावर होगा तो वो ये हरकत करेगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा किया, क्या यूक्रेन कर सकता था रशिया पे? नहीं, कब्ज मतलब जंग उसने छेड़ी, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है। जो किसके पास कैपेबिलिटीज ज्यादा है वही रिस्क ले सकता है, अदरवाइज कोई और रिस्क नहीं ले सकता। अब कैपेबिलिटीज उसके पास कम है तो वो क्या है, खामोश करके बैठा हुआ था यूक्रेन। अब मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म में 2 और चीजें आ गई हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म है या डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म में एथेंस एंड स्पार्टा को जो एग्जांपल है वो सबसे प्यारा है, या पाकिस्तान एंड इंडिया का। ऑफेंसिव रियलिज्म दी गई थी जॉन मीयरशिमर। उसके कहने के मुताबिक के स्टेट्स आर पावर मैक्सिमाइजर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, ठीक है, कि स्टेट का यही मकसद 2 किस्म के लिए पावर हासिल की जा सकती है, नहीं या अपनी सिक्योरिटी के लिए या अपनी पावर हासिल करने के लिए। तो यह कहता है कि ये पावर हासिल करने के लिए करते हैं, ठीक है, सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए। जैसे जॉन हर्ट्स कहता है कि बेस्ट ऑफेंस इज अ गुड डिफेंस। तो हमेशा आपका ऑफेंस स्ट्रांग होगा तो आपका डिफेंस भी स्ट्रांग होगा। तो कहने का मकसद, आगे आते हैं तो डिफेंसिव रियलिज्म। ये थ्योरी दी थी केनेथ वाल्स ने, जो हमने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो कहता है कि स्टेट्स पावर मैक्सिमाइजर्स नहीं है, स्टेट्स सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स हैं। जहां उनको पता लगता है कि हमारी सिक्योरिटी पूरी हो गई, बात खत्म। उनका एंड जो है वो सिक्योरिटी है, वो पावर मॉन्गरिंग नहीं करते, ठीक है। उनकी इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स नहीं है, मोनोलिथिक एक्सपेंशन वाली डिजाइन्स नहीं है कि हम ये भी इन्फ्लुएंस हासिल करें वो भी इन्फ्लुएंस हासिल करें, ठीक है। वो कहता है पावर इज अ मीन टू एन एंड 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 बाय सिक्योरिटी। वो रास्ता है किसी मकसद को हासिल करने के लिए, वो मकसद क्या है, वो सिक्योरिटी है। तो कहने का मकसद के 2 कॉन्सेप्ट्स आ गए, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव। अब ये जो अथेंस एंड स्पार्टा वाले थे, तो उनको पता नहीं था कि ये अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या पावर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान एंड इंडिया की बात आती है, तो इंडिया अगर कोई राफेल जहाज खरीदता है तो हमें ये पता नहीं कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है या अपने पावर दिखाने के लिए कर रहा है या बढ़ाने के लिए कर रहा है। कहीं उनका पावर बढ़ना हमारे लिए नुकसानदार तो नहीं हो सकता। हम भी क्या करते हैं, आर्मामेंट करते हैं और हम वेपन खरीदते हैं। तो इसी तरह सिक्योरिटी डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नियो क्लासिकल रियलिज्म, ये क्या, ये एडिशन है, नियो मतलब न्यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैन नॉट सफिशिएंटली एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। कहने का मकसद के ये जो
डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना पावर की, मतलब कैपेबिलिटीज हो, पावर हो, वो कहता है कि सही तरीके से स्टेट का बिहेवियर नहीं बताती। सिर्फ ये चीजें नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट के बिहेवियर को डिटरमिन कर रहे हैं कि वो क्या सोच रही है। वो अगर वार कर रही है तो उस क्यों कर रही है, कोऑपरेशन कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है, थ्योरीज एक से बढ़ के एक क्यों आती है, वो इसीलिए आती है कि कोई प्रीवियस थ्योरी इनसफिशिएंट होती है। ये कौन से फैक्टर्स देते हैं न्यू क्लासिकल, ये कहते हैं स्टेट का जो लीडर है ना उसका परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। जैसे औरंगजेब था, रिलीजियस पर्सन था। दारा शिकोह था, वो रिलीजियस नहीं था। इमरान खान था, उसका अपना पर्सपेक्टिव था। कहते हैं नवाज शरीफ जो है इंडिया से ज्यादा ताल्लुकात करते हैं, वो उसका अपना परसेप्शन होता है। जरदारी साहब भी ईरान का करते हैं, तो वो उसका अपना परसेप्शन। तो कहने का मकसद कि स्टेट लीडर जो होता है ना उसका परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। ठीक है, कैपेबिलिटीज के अलावा स्टेट सोसाइटी रिलेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हमने इंडिया को तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, हमारा, हम कहते हैं ना हमारा दुश्मन है, ठीक है, बट हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि सोसाइटी हमारी बर्दाश्त नहीं करती। अगर हम रिकॉग्नाइज करने का सोच भी लें तो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो एहतजाजात पे निकल आती है। इवन के स्ट्रांग से स्ट्रांग लीडर भी वो रिस्क नहीं ले सकता। तो स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप क्या करता है, बड़ा रोल प्ले करता है। और स्टेट आइडेंटिटी, स्टेट की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, मुस्लिम स्टेट है हमारी तो हम उस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो स्टेट आइडेंटिटी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, परसेप्शन ऑफ स्टेट लीडर्स में अगर हम देखें कि हाउ स्टेट लीडर्स परसीव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। प्यूटिन है, उसने परसीव किया कि मैं तो हफ्ते में कब्जा कर लूंगा, तो उसने अटैक कर दिया। स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप में अगर हम देखें कि वो जो मैंने पाकिस्तान की बात की कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करें, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर। वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या करता है, पुश करता है कि ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो। ठीक है, तो ये पाक इसराइल रिकॉग्निशन वाला इशू। और स्टेट आइडेंटिटी, इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरल रियलिस्ट बिलीव दैट ऑल स्टेट्स हैव सिमिलर सेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स, डेमोक्रेटिक है ऑटोक्रेटिक है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहते हैं नहीं। ठीक है, ये कहते हैं कि स्टेट्स नॉट ओनली हैव डिफरेंट सेट ऑफ इंटरेस्ट बट आल्सो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज टू एक्सट्रैक्ट देयर रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी दे रूल। उनकी अपनी कैपेबिलिटीज भी होती हैं और अपनी टेक्निक्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं कि वो कैसे सोसाइटी से जिस पे रूल कर रहे हैं वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो रिसोर्सेज। तो स्टेट की आइडेंटिटी बड़ा रोल प्ले करती है। अब पहले हम एक ग्राउंड कर रहे हैं कि हम पावर को, रियलिज्म को समझिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी थ्योरी है। ये आ गई समझ में, लिबरलिज्म आ गई और दो तीन और छोटी थ्योरीज है वो आ गई, तो हमारा पेपर वन तो हो गया। सारी इन चीजों पे फोकस करना है हमें कि पावर क्या है, रिलेशनल कॉन्सेप्ट पे और रिलेटिव कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, रिलेशन रिलेशनल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कि पावर हम कंपेयर करते हैं किसी और के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ, अगर आप होंगे ही नहीं तो मैं किसको दिखाऊंगा कि मैं टीचर हूँ। आप सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स, तो तभी मेरा रिलेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद कि ये रिलेशनल कॉन्सेप्ट है, किसी के कंपेरिजन में होता है। ठीक है, दूसरा होता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि पावर एब्सोल्यूट नहीं है। कि फॉर एग्जांपल कहें कि जो 100 टैंक के बना लेगा वो पावरफुल कंट्री होगा, नहीं भाई वो तो नहीं हो सकता ना। किसी ने 101 बना ली फिर वो पावरफुल होगा, फिर किसी ने 150 बना ली फिर वो पावरफुल होगा। रिलेटिव पावर का कॉन्सेप्ट होता है कि आप दूसरे के कंपैरिजन में कितना पावरफुल हैं। दो लोग हैं तो उनमें हम देखेंगे कि अगर दोनों ने तकरीबन फॉर एग्जांपल 50 kg वेट उठा लेते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों पावरफुल हैं। ठीक है, अगर कोई ज्यादा उठा लेता है तो हम कहेंगे वो ज्यादा पावरफुल है। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर इंडिया ने 100 न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और पाकिस्तान ने 150, तो अब बताएं कौन ताकतवर हुआ। ठीक है, इस साल तो पाकिस्तान हुआ, फिर दूसरे साल उसने 200 कर लिए और पाकिस्तान के 180 रहे, तो उस साल कौन पावरफुल हुआ, तो वो हुआ। तो ये कहने का मकसद है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट नहीं है। हाउ डू रियलिस्ट मैयर पावर, वो जो मैयर करते हैं ना रियलिस्ट पावर को, वो नंबर ऑफ टैंक्स, ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट, नेवल शिप्स, टैंक्स वगैरह से करते हैं। वो मटेरियल जो टेंजिबल एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करके पावर को, जो बिल्कुल ही मतलब एक्यूरेट नहीं होता। स्ट्रक्चरल्स जो होते हैं ना, वो पावर को कैपेबिलिटीज की तरफ ले आते हैं। ठीक है,
वो कहते हैं कि ये नंबर ऑफ ट्रूप्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, नेवल शिप्स वगैरह तो है ही है, इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। वो कहते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, पॉपुलेशन बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे जर्मनी ने अटैक किया हुआ था यूएसएसआर पे, इतना बड़ा मुल्क था, जैसे ही कब्जा करते करते पहुंचता सीजन ही चेंज हो गई, ठीक है, उनके ट्रूप्स बनने लगे, ठीक है। तो क्या हो गया कि उसकी साइज ने उसको हेल्प कर दिया। जैसे इंडिया की साइज बड़ी है, अगर हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन फेंकेंगे तो एक हिस्सा तो तबाह हो सकता है, पूरा मुल्क तबाह नहीं हो सकता, बट वो अगर हमारे ऊपर भेजेगा तो हम तबाह हो सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ को आगे हम चल के वैसे भी पढ़ेंगे। रिसोर्स इंडोमेंट, आपके पास कितना रिसोर्स है, ठीक है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, आजकल आपको पता है कि पूरी चीज दुनिया जो भी गवर्न हो रही है इकोनॉमिक्स की वजह से। हम कहते हैं ना इंडिया का नाम सबसे आगे है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो हमने उसमें भी पढ़ी थी, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके पास कितनी है, अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप जो हमने वगैरह वगैरह पढ़ी, तो वो चीजें भी आ जाती हैं। कॉम्पिटेंस, लीडर की कॉम्पिटेंस क्या है, उसके ताल्लुकात कैसे हैं, वो कैसे मिनिमम रिसोर्सेज से अपना मकसद हासिल कर लेता है, तो ये चीजें भी न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि आ जाती हैं। कहने का मकसद कि रियलिस्ट पावर को और न्यू रियलिस्ट क्या करते हैं, कैपेबिलिटीज को फोकस करते हैं। अब इनकी वीकनेस क्या है रियलिस्ट की, हमने पहले तीन चीजें पढ़ी कि रियलिस्ट स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प पे फोकस करते हैं। तो स्टेटिज्म मतलब स्टेट सेंट्रिक, वीकनेस ऑफ रियलिस्ट ये है कि सिर्फ ये स्टेट सेंट्रिक अप्रोच चलते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स को काउंट में ही नहीं लाते। 9/11 से पहले ये समझते थे कि हर चीज स्टेट ही कर सकती है, पर जब 9/11 हो गया, नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो दुनिया की 193 कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई। ये कहते थे कि मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स कभी भी बिहेवियर ऑफ स्टेट को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते। आप बताएंगे 9/11 के अटैक ने बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स को इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, हम तालिबान के अपोज होके वहां पे चले गए, अमेरिका के पोल में चले गए, और आज सब लोगों की अमेरिका के साथ सिंपैथीज होने लगी, तो बिहेवियर तो चेंज हुआ ना। दूसरी, ये इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर इन स्टेट्स, ये कल्चर को तो मानते ही नहीं कि किसी स्टेट के वहाँ के लोगों का कल्चर ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी सूटेबल हो और कोई कल्चर हो सकता है। इनके ऊपर ये कहते हैं कि हर चीज, तीसरी मॉरल इम्प्लीकेशन, इनके आगे तो कोई मॉरलिटी कोई बात ही नहीं कर सकता, ठीक है। हर चीज में ये सस्पिशन देखते हैं, तो ये इनकी वीकनेसेस हैं। और सिर्फ स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की इंपॉर्टेंस को एक्साजरेट करते हैं, एक्साजरेट। और हम इनको कहते हैं कि इनकी वीकनेस ये भी है कि आप तो कहते हैं कि हम स्टेट बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो रही थी आपने तो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया था, या फॉल ऑफ यूएसएसआर के इतने मुल्कों में टूट जाएगा तो आपने वो भी नहीं किया था। तो हम इन पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि अगर आप इतनी आपकी डोमिनेंट थ्योरी है तो आपने तो कोई ऐसी थ्योरी दी ही नहीं, प्रिडिक्शन ही नहीं हुई। थ्योरी तो वो होती है ना जो प्रिडिक्ट करे कि अब 20 साल 30 साल में क्या होने वाला है, यहाँ ये मुल्क अगर ऐसे चल रहा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, हम कहते हैं तो वो तो आपने की नहीं। वो तो एक सोशोलॉजिस्ट ने किया था कि ये अगर इस तरीके से ही खर्चा करेगा मिलिट्री स्ट्रेंथ पे यूएसएसआर तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। रियलिस्ट वालों ने तो नहीं किया था। तो या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूएस सोवियत रिलेशंस फ्रॉम एनमिटी टू एमिटी, वो हुआ, वो भी आपने प्रेडिक्ट नहीं किया। तो कहने का मकसद कि आप पे डोमिनेंट थ्योरी नहीं है। और दूसरे हमें कुछ मिसकॉन्सेप्शन हैं, आप अपने दोस्तों से पूछेंगे तो अगर आप उनसे पूछेंगे ना रियलिस्ट सिर्फ वार चाहती है, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ सिर्फ वार चाहती है, कि जो रियलिस्ट होते हैं वो हॉक्स होते हैं, मतलब वो टफ गाइज होते हैं, सिर्फ मतलब टफ स्टांस लेते हैं, वो कहेंगे हाँ। बट ऐसी बात नहीं है, वो रैशनल डिसीजंस पे लेती है, उनका फोकस ये होता है कि जहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हो। यूएस एक्स डिप्लोमेट जॉर्ज केनन, ठीक है, ये रियलिस्ट बंदा है, बट ही वाज द फ्रीक्वेंट क्रिटिक ऑफ यूएस कन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज टुवर्ड्स यूएस। है हमेशा क्या चाहता था कि अच्छे ताल्लुकात बने, बुरे ना बने। अगर रियलिस्ट उन लोगों के पर्सपेक्टिव में जो कहते हैं सिर्फ वार चाहता है तो फिर ये बात ना करता। हेंस जे मॉर्गन, तो वो भी यूएस इंटरवेंशन वियतनाम में जो हुई थी उसके खिलाफ था, ये बड़ा रियलिस्ट है। इसका बुक भी है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो मैंने आपको आज एमसीक्यूज दिया था। हेनरी किसिंजर अभी भी जिंदा है, आर्किटेक्ट ऑफ डेटेंट विद यूएसएसआर, वो इनविटी खत्म करके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। ओपनिंग ऑफ डायलॉग बिटवीन यूएस एंड चाइना जुएनलाई के दौर में,
कहने का मकसद कि क्रिस्टोफर लाइन, जॉन मियर शिमर, स्टीफन वॉल अपोज्ड यूएस डिसीजन टू इन्वेड इराक, ये सारे रियलिस्ट थे, बट इन्होंने वार को खत्म करने की कोशिश की। तो कहने का मकसद, रियलिस्ट हमेशा क्या करते हैं कि रैशनल डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। कल मैं क्लास में जैसे एमसीक्यूज को डिस्कस करता हूँ, इनको डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से, बट ये आपके लिए होमवर्क है कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी एंड हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, कल मैं आपसे किसी से भी नाम कॉल करके पूछूंगा जरूर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी क्या है। तो कहने का मकसद, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप सबको क्या होगा कि ये थ्योरी पढ़ के आनी पड़ेगी।